हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट छोड़ा था 39 आर्टिकल पे। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में किसकी बात कर रखी है? विलेज पंचायत की। ठीक है, तो इसको रीड आउट करते हैं, फिर एक बार ओवरव्यू लेंगे इसका। तो क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंडेट्स। क्या मैंडेट करता है कि जो स्टेट है वो क्या करनी चाहिए? एक तो एस्टैब्लिश करनी चाहिए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और एक एम्पावर करनी चाहिए विलेज पंचायत का। कि सबसे पहले कोई भी विलेज है उसमें पंचायत होनी चाहिए, उसका एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और फिर उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए। एम्पावरमेंट कैसे होगा वो अपन सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। स्टेट ग्रांट दीज पंचायत द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये जो स्टेट है वो इन विलेज पंचायत को क्या देना चाहिए? अथॉरिटी देना चाहिए, प्लस साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। उस जगह पे काम करना चाहिए, काम की अथॉरिटी होनी चाहिए और उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए विलेज पंचायत को, टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करना, एम्पावर करना और ऑर्गेनाइज करके रखना। कि कौन करवाएगा? स्टेट करवाएगा। और कौन करेगा? विलेज पंचायत करेंगे। ठीक है, और काम इनका कैसे होगा? इंडिपेंडेंटली काम होगा। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स है। क्या है? सबसे पहले तो ये ग्रास रूट है डेमोक्रेसी का, कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल विलेज लेवल से लेके पूरा कंट्री नेशन के लेवल तक चलता है। तो हमारे विलेज पंचायत से तो ये दिखाता है कि हमारे पास ग्रास रूट्स है डेमोक्रेसी की। दूसरी बात क्या आती है? डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की। डिसेंट्रलाइजेशन है हमारा, कि जो पावर्स है वो सबकी सब डिवाइड है और उसके बाद वो विलेज पंचायत में भी सब डिवाइडेड पावर्स है। ठीक है, इसके बाद बात आती है ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल। अब इसमें क्या, विलेज पंचायत होती है, विलेज क्या छोटा एरिया है, ठीक है, उस छोटे एरिया में कि सारे लोग मिलके अब गवर्नेंस को अच्छे से समझते हैं, उनका क्लोज लुक आता है उन चीज़ों पे, कि ठीक है कि कैसे गवर्नेंस होती है, कैसे काम होता है, कोई जो हमारा जिसको हमने इलेक्ट करके खड़ा किया है वो कैसे हमारे लिए वेलफेयर का काम करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या है, लोगों को क्लोज लुक मिलता है कैसे गवर्नेंस एक्चुअली परफॉर्म होती है। इसके बाद ये प्रमोट करते हैं सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन के लिए। पार्टिसिपेशन कैसे? कोई भी डेमोक्रेसी के इवेंट में पार्टिसिपेशन, जैसे वोट देने के लिए या फिर कोई भी लोगों को अवेयर बनाने के लिए। ठीक है, उनके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है उनकी, उन सब चीज़ों को अवेयर बनाने के लिए गांव के लेवल से लेके पूरे देश के लेवल तक के लोगों को अच्छा करने के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए डीपीएसपी में ये प्रोविजन प्रोवाइडेड है आर्टिकल नंबर 40 में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 41 की तरफ। ओके, सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल नंबर 41। और 41 क्या कहता है? स्टेट शैल मेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर सिक्योरिंग राइट टू। ठीक है, स्टेट को कुछ ऐसे इफेक्टिव मेजर्स बनाने चाहिए किसके राइट सिक्योर करने के लिए। तो तीन लोग हैं, एक तो वर्क, एक एजुकेशन और एक पब्लिक असिस्टेंट। ठीक है, तो वर्क में किसके राइट सिक्योर होंगे? जो कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। किसको प्रोवाइड करनी चाहिए? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और कौन करेगा? स्टेट, जो हमारा कंट्री है। ठीक है, इसके बाद बात आती है एजुकेशन में स्टेट मस्ट इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन टू इट्स सिटीजन्स। एजुकेशन मिलनी चाहिए हर उस सिटीजन को जो इंडिया का नागरिक है, उसको क्या है? एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन को, उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए या फिर उसको अनपढ़ नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, सबको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उसके बाद बात आती है पब्लिक असिस्टेंस की। ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस क्या होता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू स्पेसिफिक ग्रुप। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड होता है, जैसे कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग ओल्ड एज में है, ठीक है, बूढ़े जो लोग हैं उनके लिए, कोई बीमार रहता है, कोई बीमार है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड होनी चाहिए। और कोई डिसेबल है, ठीक है, इनके लिए इफेक्टिव मेजर्स आने चाहिए, जिससे क्या हो, इन तीन एस्पेक्ट्स का क्या है, अच्छे से जो राइट्स हैं वो सिक्योर हो। ठीक है, आर्टिकल 41 में इतना ही तीन चीज़ों का मेंशन है। इसके बाद आर्टिकल 42 पढ़ते हैं। ओके, मूविंग टू आर्टिकल नंबर 42। इसमें क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करी गई है। सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर तीन चीज़ों के एस्पेक्ट में होगा, तो वो कैसे होगा वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये है सबसे पहला पॉइंट, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस। ठीक है, तो स्टेट मस्ट इंश्योर फॉर अ सेफ, हेल्दी एंड फेयर वर्किंग एनवायरनमेंट विथ रीजनेबल आवर्स। ठीक है, जो कोई भी वर्कर्स हैं हमारे, जो लेबर क्लास है हमारी, उनको क्या होना चाहिए? सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, प्लस में उनको फेयर वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके रीजनेबल आवर होने चाहिए, उनके फेयर वेजेस होने चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होने चाहिए और डिग्निटी के साथ सारे वर्कर्स एक सोसाइटी में रहने चाहिए। ठीक है, ये हो गया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस का
पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है मैटरनिटी बेनिफिट्स की। तो मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या है? स्टेट शेल प्रोवाइड, स्टेट को क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड रिलीफ, ठीक है। तो जो भी कोई ऐसी औरतें हैं जो माँ बनने वाली है, उनको क्या करना चाहिए? बेनिफिट प्रोवाइड करने चाहिए और रिलीफ प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जिस टाइम पे वो मैटरनिटी की लीव ले रखी है, तो उस टाइम उनकी सैलरी नहीं कट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनको केयर मिलना चाहिए और वेलफेयर होना चाहिए किनका? वुमेन का। अब क्या है, ये डीपीएसपी जो है वो क्या है? नॉन जस्टिसेबल लॉज है। पर अगर तुम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जाके अगर तुम्हारा ये कोई वॉयलेट कर रहा है, तो तुम जाके कोर्ट में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बेस पे तुम इसको ये सारे अपने मैटरनिटी का जो भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसको अपील करोगे, क्योंकि डीपीएसपी के बेस पे नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं होंगे, नॉन जस्टिसेबल लॉज है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इट वर्क्स एज अ वेलफेयर स्टेट बाय प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एंड प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। जो आर्टिकल 42 है वो कैसे वर्क करता है? वेलफेयर स्टेट की तरह वर्क करता है, जिसमें क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है किनको? वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है? सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, ठीक है, अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर का 42 था। अब हम 43 पढ़ेंगे, ओके। आर्टिकल 44, ठीक है। तो इसमें क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? जो सारे रूल्स है वो एकदम सिविल यूनिफॉर्म तरीके से सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये इंश्योर करता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन। सारे जो सिटीजन हैं उनको क्या प्रोवाइड हो? इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन एम टू सिंगल सेट ऑफ पर्सनल लॉज, कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनके ऊपर क्या आना चाहिए? क्या एम करता है ये? कि सिंगल सेट हो, सारे जो भी सारे लॉज है वो सारे पर्सनल लॉज, उनका एक सिंगल सेट अप्लाई होना चाहिए, चाहे फिर वो शादी हो किसी की, किसी का डाइवोर्स हो, इनहेरिटेंस हो, अडॉप्शन हो, या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसमें क्या है? ये बोलता है कि रिप्लेस कर दो सारे पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो ये सारे जो पर्सनल लॉज है जिनसे ये कम्युनिटी गवर्न होती है उस सबको रिप्लेस करो और यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करो। जिससे क्या है, क्या होगा इससे? ये प्रमोट करेगा, क्या प्रमोट करेगा? नेशनल इंटीग्रेशन को, सेक्युलरिज्म को और जेंडर इक्वालिटी को, ठीक है। तो जैसे सबके ऊपर अगर सेम रूल अप्लाई होगा तो क्या होगा कि सब लोग इक्वल ही माने जाएंगे, सबके अंदर समानता होगी, ठीक है। उनके वो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं होंगे, तो क्या होगा? इनके पास सेक्युलरिज्म और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि सब लोगों के ऊपर एक ही लॉ अप्लाई हो रहा है। पर जो डीपीएसपी है वो प्रिंसिपल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिबल इन कोर्ट, पर इसके जो प्रिंसिपल्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट में। तो अभी भी सारी कम्युनिटी अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही गवर्न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अप्लाइड इन आवर कंट्री, ओके। सो लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 45। ओके, तो हम बात करें आर्टिकल नंबर 45 की। और इसमें क्या होता है? 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुई थी, वो उसके बारे में भी है, ठीक है। तो इसका समअप ओवरव्यू करके सब पढ़ते हैं, ठीक है। द स्टेट शुड प्रोवाइड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ एज। इसमें क्या बोला गया है? जो भी बच्चे हैं हमारे इंडिया के, उनको क्या मिलना चाहिए? तो चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए। कब तक? जब तक वो बच्चा 6 साल का नहीं हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये जो अमेंडमेंट आई थी, इसमें बोला गया था, जो कि हमारे आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी मेंशन है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, जो कि 6 से 14 साल या फिर अप टू 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जिससे क्या है? हमारी लिटरेसी रेट इंक्रीज हो, जितना भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के बीच में वो थोड़ा रिड्यूस हो, और लोग अच्छे से रहे, वेलफेयर हो पीपल का, इसके लिए दे रखा है, ठीक है। इसमें बस चाइल्ड वेलफेयर का ही मेंशन है आर्टिकल 45 में, और ये फंडामेंटल राइट के 21A से भी मैच करता है, और इसका 86 अमेंडमेंट था जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा।